हम क्लॉद मोने के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक ये जाना कि उनका जन्म पेरिस में 1840 में हुआ और वह ऐसे कलाकार के रूप में उभर के आए जिन्होंने एक वाद या इज़्म की स्थापना की या उसके प्रमुख कलाकार के रूप में जाने गए। और वह वाद था प्रभाववाद। प्रभाववाद के चित्रकारों की श्रेणी में वह सबसे मुख्य चित्रकार जाने जाते हैं और उन्होंने आरंभ में स्टूडियो ग्लेयर के स्टूडियो में पेंटिंग शुरुआत की, काम किया। फिर कुछ समय बाद जब अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी हुई, उसके बाद ग्लेयर ने अपना स्टूडियो बंद कर दिया और मोने को शुरू से ही स्टूडियो के अंदर बैठ के कृत्रिम प्रकाश में कार्य करना पसंद नहीं था और उनका प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम था। वे अपने स्टूडियो के बंद होने के बाद प्राकृतिक वनों में गए। वहाँ उन्होंने एक समूह बनाया। समूह में रह के उन्होंने प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करना शुरू किया। इसके अलावा वह हॉलैंड गए और लंदन गए और वहाँ जाके उन्होंने टर्नर और कुछ जापानी चित्रों को, छाप चित्रों को देखा और उससे उन्हें अपने चित्रों में रंगांकन पद्धति में परिवर्तन लाए और प्राकृतिक दृश्यों के प्रति उनका प्रेम बढ़ता चला गया। प्रकाश के प्रभाव को चित्रित करना उनका मुख्य ध्येय हो गया और इसी बात को लेके उनका जो एक प्रमुख चित्र रहा, इम्प्रेशन सनराइज, जो कि प्रभाववादी चित्रों का प्रतिनिधि चित्र माना जा सकता है, जिसके आधार पर प्रभाववादी या प्रभाववाद का जन्म हुआ। उन्होंने एक दिन सुबह उन्होंने देखा कि सनराइज हो रहा था और जो समुद्र है, जो नदी है, उसमें उसकी किरणें पड़ रही थी और वह तुरंत वहाँ जाकर उस दृश्य को उन्होंने बड़ी तीव्रता से उसको चित्रित किया, पेंट किया। और जब यह चित्र प्रदर्शनी में लगा तो लोगों ने और कला समीक्षकों ने उनकी बड़ी आलोचना की और उसका एक तरह से उपहास उड़ाया और इसी उपहास के को करते हुए जो एक मुख्य कला आलोचक थे, लुई ली राय ने प्रभाववादी शब्द का प्रयोग अपने आर्टिकल में या लेख में बार बार किया। जैसे वह बताना चाह रहे हो कि इम्प्रेशन सनराइज, तो इम्प्रेशनिज्म, इम्प्रेशन, इम्प्रेशनिस्ट, ऐसे शब्दों का उन्होंने व्यंग्य के रूप में बार बार प्रयोग किया और इस शब्द के बार बार प्रयोग करने के कारण ही इन्हें और जो समूह इन्होंने बनाया था उन कलाकारों को प्रभाववादी चित्रकार के रूप में जानने लगे। और ये बड़े परिश्रमी और ध्येयवादी चित्रकार थे और इन्होंने बड़े कष्टमय और विपन्नता में जीवन निकाला। फिर भी उन्होंने कभी कला साधना को छोड़ा नहीं, परित्याग नहीं किया और इन्होंने पूरे मनोयोग से चित्रण कार्य किया। ये सुबह निकल जाते थे काफ़ी सारे कैनवास या चित्रपट लेके घर से और प्राकृतिक वातावरण में जहाँ इन्हें अच्छा लगता था वहाँ सुबह से
शाम तक, रात्रि तक चित्रण करते रहते थे। परंतु चित्रण ये केवल एक ही चित्रपट पे पूरे दिन एक ही चित्र नहीं बनाते थे। वह जो चित्रपट ले जाते थे एक स्थान पर ही बैठे रहते थे, परंतु हर 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद उस पे चित्रण करने के बाद उस कैनवास को या चित्रपट को हटाकर दूसरा कैनवास या चित्रपट लगा देते थे। और वह इसलिए करते थे क्योंकि जो प्रकृति में जैसे जैसे सूर्योदय होता है और सूर्य अस्त होता है, तो इस विभिन्न समय में, विभिन्न चरणों में, विभिन्न काल में जो एक ही दृश्य पर प्रकाश का भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। और जो दृश्य सुबह जो है उसकी वातावरण और प्रकाश अलग होता है, और दिन में उसका वातावरण और प्रकाश अलग होता है, और इसी प्रकार सायं और रात्रि काल में वातावरण और प्रकाश अलग हो जाता है। तो वह एक ही चित्र विषय को या दृश्य को अलग अलग चित्र के रूप में दिन में चित्रित करते थे। हर 1.5-2 घंटे बाद छाया, प्रकाश और वातावरण बदल जाता था, और वह उस वातावरण को और प्रकाश के प्रभाव को चित्रित करना उनका मुख्य ध्येय था। जैसे ही प्रकाश और वातावरण बदलता है तो एक तो छाया प्रकाश, दूसरा जो दृश्य हम बना रहे हैं उनके रंगों में भी परिवर्तन आ जाता है। और जो रंग हम प्रातःकाल में प्रयोग करते हैं चित्रण के लिए, दिन में उसमें अंतर आ जाता है, सायंकाल में उसमें और अधिक अंतर आ जाता है, और रात्रि में तो पूर्ण रूप से ही परिवर्तन आ जाता है। परंतु उनका उद्देश्य किसी अर्थ विषय या अर्थ सार को या किसी दृश्य विशेष को स्मृति में संजोने के हिसाब से या ऐतिहासिक रूप से चित्रित करना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था रंगों एवं वातावरण और प्रकाश के प्रभाव को चित्रित करना। रंगों को भी वह बड़ी उन्मुखता से लगाते थे, और रंगों को पैचेस में या धब्बों के रूप में लगाते थे। और जो छाया के क्षेत्र होते थे जहाँ पर पूर्व में काले या भूरे रंगों का प्रयोग किया जाता था, उसके स्थान पर उन्होंने शुद्ध चमकीले रंगों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। और इस प्रकार वे एक चित्र की श्रृंखला बनाते थे। जैसे उनकी कई चित्र श्रृंखलाओं में जर्मनी के चिनार वृक्ष, सूखे घास के ढेर हेवेन इस नाम से भी प्रसिद्ध है, रुआ का गिरजाघर, रुआ कैथेड्रल एक गिरजाघर है, उसके भी उन्होंने कई सारे चित्र बनाए। तो इस प्रकार वह एक ही दृश्य की श्रृंखला में चित्रण करते थे। और मोने ने 1890 में घास के ढेर या हेवन स्टेक नाम से एक चित्र श्रृंखला आरंभ की थी, और वह सुबह प्रातः ही उठते थे, 8-10 चित्रपट लेके घास के ढेर के पास जा बैठते थे, और 1.5-2 घंटे बाद उसी ढेर पर वह दूसरा कैनवास लेके जा बैठते थे और निरंतर कार्य करते रहते थे। और बड़ा श्रम साध्य ये कार्य होता था, क्योंकि सुबह से लेकर रात्रि तक, शाम तक वह दिन भर चित्रण करते रहते थे। और इस प्रकार का श्रम साध्य चित्रण कोई नहीं कर पाया अपने समय में, और फलस्वरूप ये चित्र श्रृंखला अद्भुत चित्रित हुई। इसमें रंगों का प्रभाव और प्रकाश का प्रभाव देखने योग्य है। और मोने के जो रुआ के गिरजाघर के जो चित्र हैं, उसमें ठोस शिला या जो बिल्डिंग के जो पत्थर हैं उसके ऊपर पड़ने वाले सूर्य के चंचल प्रकाश को
अपनी दृष्टि में भरकर चित्र के रूप में उन्होंने चित्रित किया। वह दृश्य को एक ही दृष्टि में जो दृश्य का जो नेत्रों पर प्रभाव होता है उस प्रभाव को वो चित्रित करते थे, ना कि उसकी बारीकी और उसको हूबहू छाया प्रकाश के माध्यम से, जैसे छाया चित्र होता है, फोटोग्राफ होता है, उस तरह से बनाने की अपेक्षा वे रंगों एवं प्रकाश के प्रभाव को चित्रित करते थे। और इस वजह से चित्र में या उस समय के चित्रों में विषय या अर्थसार का महत्व कम होता चला गया और रंगों और प्रकाश का प्रभाव बढ़ता चला गया। आगे के लेक्चर में हम इनके चित्रों के बारे में और बात करेंगे। धन्यवाद।